Good morning. Good morning, everyone. Myself, Dr. Rashmi Goyal, visiting faculty in school. Good morning, everyone. Myself, this is class for students of BCom program semester 1. Subject is cost accounting. In the last class, we have started with the chapter inventory system. लास्ट क्लास में इन्वेंट्री सिस्टम शुरू किया था जिसमें क्वेश्चन मैंने लिया था तो आई हैड टोल्ड यू कि देयर विल बी 3 मेथड इन योर कोर्स इन्वेंट्री सिस्टम में आपको 3 मेथड करने हैं फीफो लीफो एंड वेटेड एवरेज मेथड राइट फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लीफो लास्ट इन फर्स्ट आउट एंड वेटेड एवरेज में एवरेज प्राइस वी यूज टू कैलकुलेट तो मैंने क्वेश्चन लिया था लास्ट क्लास में उसी क्वेश्चन को आप लोग निकालिए प्लीज उस क्वेश्चन में मैंने आपको 2 मेथड्स करा दिए थे फीफो मेथड एंड लीफो मेथड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू टुडे आई हैव टू डू वेटेड एवरेज मेथड ठीक है तो वही वाला क्वेश्चन आज हम वेटेड एवरेज मेथड से कैसे करना है वो वाला क्वेश्चन हम करेंगे ओके आई विल टेल यू नॉर्मल एंड एबनॉर्मल लॉस आल्सो फाइन so please take out that question make a performa in your register फ्रॉम बीके गोयल ये क्वेश्चन जो मैंने लिया है ये बीके गोयल का है ठीक है तो आई एम स्टार्टिंग विद द क्वेश्चन प्लीज मेक अ परफॉर्मा स्टोर लेजर बनाइए अपने बुक में नोटबुक में आई होप माई बोर्ड इज विजिबल टू यू मुझे पिन कर लेना बेटा now start making stock ledger wait a second बेटा कोई भी ले सकते हो क्लास आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो स्टॉक लेजर अब आपको लेना है वेटेड एवरेज मेथड आई होप जो स्टूडेंट्स आज है वो लास्ट क्लास में भी थे सो आई हैव नॉट शोन द क्वेश्चन इफ यू वांट प्लीज डू राइट इन द चैट बॉक्स आई विल शो यू क्वेश्चन वंस अगेन अदरवाइज प्लीज टेक आउट दैट वन एंड आई स्टार्ट अब आपको लेना है वेटेड एवरेज मेथड आई होप जो स्टूडेंट्स आज है वो लास्ट क्लास में भी थे सो आई हैव नॉट शोन द क्वेश्चन इफ यू वांट प्लीज डू राइट इन द चैट बॉक्स आई विल शो यू क्वेश्चन वंस अगेन अदरवाइज प्लीज टेक आउट दैट वन and I'm starting with that okay so you know we have to make 4 columns for stock ledger first column is of date second is receipt third is issue excuse me and next is balance these 4 columns we need to make which will further divide into 3 columns इसको हम further 3 columns में divide करते हैं remember same performa you need to make first one is quantity second is rate and third is amount same here quantity rate amount quantity rate amount क्वांटिटी के ब्रैकेट में आप लिख सकते हो आपको क्वेश्चन में क्वांटिटी का मेजरमेंट दिया हुआ होगा इज इट इन केजी और एल्स okay I am showing the question I am showing question once again those who don't have please take a screenshot quickly for a single minute I am showing the question दिस इज द क्वेश्चन बेटा जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है इसका स्क्रीनशॉट लो ये क्वेश्चन मैंने आपको लीफो और फीफो दोनों मेथड से आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट क्लास टुडे आई एम गोइंग टू टेक द थर्ड मेथड वेटेड एवरेज मेथड प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस क्विकली दोज हु डोंट हैव
Those students who was in the last class, they will be having this question. Those who don't have, please take the screenshot. I hope you all have taken now. नहीं, दोनों क्लास अटेंड नहीं करनी है अदिति मैम की और मेरी, दोनों क्लास नहीं करनी है बेटा. यू हैव only one. All right. So let's start with. तो यहाँ पर आपको बोला था, आपको क्वेश्चन में डेट वाइज एंट्री दी हुई होगी. आपने जो ये स्टॉक लेजर बनाया है, इसमें आपको डेट वाइज ही एंट्री उसी हिसाब से करते जाना है. ठीक है. सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, दिस इज 10th जनवरी. तो इन द डेट कॉलम राइट 10th जनवरी, ईयर इज 2008. सबसे पहली जो आपको एंट्री दी है 10th जनवरी 2008. यहाँ पर आपको दिया है 800 kg एट 62 पर kg. इट मींस दिस इज रिसीव्ड. जहां पर इशू होगा वहां इशू आपको स्पेसिफिकली मेंशन होता है कि दिस इज इशूड. ठीक है. तो यहाँ पर क्वांटिटी आपकी आएगी 800. आपको यहाँ यूनिट दिया है kg में. यू कैन राइट kg in bracket so that you need to write again and again. क्वांटिटी के ब्रैकेट में kg लिख दो. क्वांटिटी आपको kg में दिया हुआ है. So how much they have taken? 800. Rate is 62. So amount is, we will multiply these two, 49,600. अब इसी पर्टिकुलर डेट पर इशू कुछ नहीं है. सो हमारा नेट बैलेंस क्या है? प्रीवियस बैलेंस कुछ नहीं है. सो दिस इज द नेट बैलेंस 800 kg of rupees 62. टोटल अमाउंट 49,600. दिस इज क्लोजिंग ऑफ दिस डेट. इस डेट पर हमारा ये क्लोज हो गया. सेकेंड फिर आपको दिया हुआ है 28 फरवरी 2008. इसमें आपने 1200 kgs परचेज किया. तो यहाँ पर परचेज आएगा रिसीप्ट में 1200 एट ₹57. ठीक है. तो यहाँ पर अब आपका मल्टीप्लाई करके कितना आएगा? वी विल मल्टीप्लाई दीज टू 68,400. फाइन. तो इस डेट पर भी इशू तो हमारा कुछ नहीं है. दिस इज नेट. अब जब हम बैलेंस निकालें, विल फाइंड आउट द एवरेज प्राइस. अभी तक लीफो फीफो में हमने क्या किया था कि डिफरेंट रेट की क्वांटिटी होती थी तो हम उनको सेपरेटली लिख देते थे. एक के नीचे एक हमने अलग अलग उनको लिख दिया था फीफो लीफो मेथड में. बट वेटेड एवरेज में क्या करते हैं? इसमें हम एवरेज प्राइस निकालते हैं. एवरेज प्राइस निकालने का तरीका क्या है? क्वांटिटी में जो आपने नई क्वांटिटी खरीदी है उसको ऐड कर दोगे. मतलब पुरानी आपके पास 800 है, नहीं आपने 1200 खरीदी है, तो वी विल ऐड दीज टू. टोटल क्वांटिटी हो गई 2000. ठीक है. ऐड बोथ दी क्वांटिटीज. जो आपके पास बैलेंस था उस बैलेंस क्वांटिटी को जो आपने नई परचेज किया है, जो नई रिसीप्ट आई है, उसकी क्वांटिटी के साथ ऐड कर देंगे. फिर हमें क्या करना है? अमाउंट को अमाउंट के साथ ऐड करना है. वी विल ऐड अप दी अमाउंट. ठीक है. तो इन दोनों को टोटल करके हमारा अमाउंट कितना आएगा? 1,18,000. जो आपका बैलेंस का अमाउंट है, बैलेंस के अमाउंट में जो नया रिसीप्ट अमाउंट है वो आप ऐड कर दोगे. ठीक है. ये वेटेड एवरेज मेथड में हमेशा ध्यान रखना है. वेटेड एवरेज मेथड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. कई बार आपको हो सकता है सिर्फ क्वेश्चन में वेटेड एवरेज मेथड से ही निकालने के लिए बोले कि फाइंड द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक एज पर वेटेड एवरेज मेथड. तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या है? आपको क्या करना है? एवरेज प्राइस कैसे निकलेगा? क्वांटिटी में क्वांटिटी ऐड करेंगे, अमाउंट में अमाउंट ऐड करेंगे, और अब इसको डिवाइड कर देंगे. अमाउंट, टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, वी विल गेट द एवरेज प्राइस. ठीक है. इसमें हमें हमेशा ध्यान से सुनो बेटा, वेटेड एवरेज मेथड में क्या करना है? अभी तक जब हमने लीफो फीफो किया, तो जब भी हम नया स्टॉक रिसीव कर रहे थे, जब भी हम यहाँ पर नया स्टॉक रिसीव कर रहे थे, तो वो डिफरेंट रेट्स पर होता था. तो हम बैलेंस में क्या करते थे? उनको अलग अलग लिख देते थे, यहाँ पर एक के नीचे एक. ठीक है. बट वेटेड एवरेज में क्या करना है? हमें यहाँ पर एवरेज प्राइस निकालना है. एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं? बैलेंस क्वांटिटी में नया रिसीव्ड क्वांटिटी को ऐड कर देंगे. बैलेंस क्वांटिटी प्लस न्यू रिसीव्ड क्वांटिटी, ऐड अप दीज टू. बैलेंस अमाउंट प्लस न्यू रिसीव्ड अमाउंट, इन दोनों को ऐड कर दोगे. तो ये आया क्वांटिटी हो गई 2000.
टोटल अमाउंट हो गया 1,18,000। अब इनका एवरेज प्राइस निकाल देंगे, अमाउंट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। तो ये जो आएगा दिस इज योर एवरेज प्राइस। तो इसको डिवाइड करके हमारा आएगा 59। इसका मतलब अब हमारे पास कितनी एवरेज के 59 रुपीज की एवरेज के हमारे पास ये गुड्स यहाँ पर अवेलेबल है। यहाँ पर ये वाली डेट का खत्म हो गया काम। 28 फरवरी के बाद नेक्स्ट इज 10th मार्च। 10th मार्च 2008। इस पर आपको इशू दिया हुआ है। इशू क्या दिया है? 1000 क्वांटिटी इशू। ठीक है, तो अब यहाँ पर फीफो लीफो तो है नहीं, यहाँ पर तो आपके पास टोटल क्वांटिटी पड़ी है। इस टोटल में से आपको 1000 इशू कर देनी है। तो सीधा सीधा यहाँ पर रिसीप्ट कुछ नहीं है। इशू की क्वांटिटी कितनी है? 1000। ठीक है, इशू क्वांटिटी इज 1000 एंड एवरेज प्राइस इज व्हाट? किस प्राइस पर करेंगे? इसी प्राइस पर। जो अब हमने एवरेज प्राइस निकाला है, इशू अब जो हमारा होगा वो इसी प्राइस पर हो जाएगा। यस, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी इज द एवरेज प्राइस। और अब जब भी इशू होगा, इशू हमारा इसी एवरेज प्राइस पर होगा। अब हमें ये नहीं देखना कि हम पहला वाला स्टॉक इशू करेंगे या बाद वाला करेंगे, बिकॉज हमारे पास क्यूमुलेटिव स्टॉक है। इसी में से ही अब हमें इशू करना है, और किस प्राइस पर? एवरेज प्राइस पर। ठीक है, तो यहाँ पर 59,000 का हमने इशू कर दिया। आई होप दिस इज क्लियर। तो अब बैलेंस निकालेंगे। बेटा आई एम रिपीटिंग, प्लीज ध्यान से समझो। अभी तक हमने जो पिछले 2 मेथड किए थे उसमें हमने फीफो लीफो मेथड किया था। फीफो लीफो मेथड में क्या होता था कि जो अलग अलग रेट्स के स्टॉक होते थे उसको हम अलग अलग शो करते थे, कि जैसे फर्स्ट स्टॉक था 62 का, फिर सेकंड अगर 57 का आता था, तो हमने क्या किया था? उन दोनों को एक साथ अलग अलग रख दिया था बैलेंस में। एवरेज, वेटेड एवरेज क्या है? वी यूज टू फाइंड आउट एवरेज प्राइस, क्योंकि यहाँ पर रेट का इशू होता है तो हम उनको अलग अलग सेपरेटली शो करते रहते हैं। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं? हम सबका टोटल करके और एवरेज प्राइस निकाल देते हैं कि अब हमारे पास इतने रुपए के गुड्स पड़े हुए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? बेटा बोर्ड तो मैंने क्लियर ही किया हुआ है। आई हैव पुट ऑन ऑल द लाइट्स सो इट माइट बी क्लियर टू यू ऑल। जब आपका ये एवरेज प्राइस कब निकालना है? जब भी आपके पास नई रिसीप्ट आएगी, आपका एवरेज प्राइस चेंज हो जाएगा। तो फर्स्ट तो आपका सेम रहेगा जैसा आपका पिछले क्वेश्चन में था, फर्स्ट एंट्री इज सेम। ये आपका रिसीप्ट आया था, आपने रिसीप्ट साइड दिखाया, इशू ब्लैंक है, उस डेट पर बैलेंस आपका यही हो गया। सेकेंड, जब आपका 28 फरवरी को आपने दूसरा स्टॉक आपने रिसीव किया, तो जब आप बैलेंस पे जाओगे, बैलेंस पे जाके अब आपको क्या करना पड़ेगा? जब भी नया स्टॉक आएगा आपको एवरेज प्राइस निकालना है। ठीक है, एवरेज प्राइस कैसे निकालते हैं? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी, that is how we calculate average price. ठीक है, फॉर्मूला इज टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। तो टोटल अमाउंट के लिए क्या करेंगे? जो बैलेंस का अमाउंट था उसमें हम नया रिसीप्ट अमाउंट ऐड कर देंगे। ठीक है, बैलेंस अमाउंट प्लस न्यू रिसीप्ट अमाउंट, इन दोनों को ऐड किया 1,18,000। क्वांटिटी का टोटल करेंगे, 800 पहले थी, 1200 हमने नई ले ली, तो टोटल क्वांटिटी कितनी हो गई? 2000। तो हमने अमाउंट का टोटल किया, क्वांटिटी का टोटल किया, इन दोनों को डिवाइड कर दिया, तो हमारा एवरेज प्राइस आ गया। ठीक है, अब हमारे पास 2000 यूनिट्स है ऑफ ₹59 ईच। फिर हमारे पास 10th मार्च को इशू किया 1000 गुड्स, तो टोटल 2000 थे, 2000 में से 1000 हमने क्वांटिटी इशू कर दी, तो हमारे पास कितना, किस रेट के? 59 के, जो हमारा एवरेज प्राइस था उसी में हमने इशू कर दिया। बैलेंस क्या बचा हमारा? 1000 यूनिट्स ऑफ ₹59 और अमाउंट हुआ 59,000। दिस इज द बैलेंस क्वांटिटी ऑन दिस। बेटा 2100 क्यों होगा? जब आपके पास 2100 की क्वांटिटी ही नहीं है तो वो क्यों आएगा? ठीक है, आपको उतना ही दिया जाएगा जितने आपके पास है। I hope this is clear now. You have to find out average price and the formula of average price is total amount divided by total quantity. और आपको जो, जब भी आप क्वांटिटी इशू करोगे, जितना आपका बैलेंस अमाउंट, जितनी आपकी बैलेंस क्वांटिटी है, बैलेंस क्वांटिटी से ज्यादा इशू करने के लिए कभी भी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, आप किसी से उधार लेकर किसी को सामान नहीं दोगे। समझ में आया? तो अगर आपके पास 2000 आपके पास बैलेंस दिखा रहा है तो आपको मैक्सिमम आप 2000 इशू करोगे, इससे ज्यादा इशू नहीं करोगे।
प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन नेक्स्ट। फिर आपको दिया हुआ है नेक्स्ट इज 26 मार्च, यहाँ पर ये फिनिश हो गया। 26 मार्च 2008, इस पर भी आपको सिर्फ इशूड दिया है, तो आपका रिसीप्ट का कॉलम ब्लैंक रहेगा। इशूड में आपने इशू किया 500 क्वांटिटी, तो आपके पास 1000 क्वांटिटी बची थी, 1000 में से 500 अब इशू करनी है, तो ये कितने की हुई? 500 इंटू 59 इज 29,500। बैलेंस क्या बचा? 1000 में से 500 इशू कर दी, 500 बची, रेट यही है 29,500। दिस इज योर बैलेंस। ये हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीका होता है। कोई सोचता है हम लीफो मेथड से करेंगे, कोई सोचता है हम फीफो मेथड से करेंगे, तो कैसे करना है ये आपको यहाँ बताया हुआ है। ठीक है, तो आपको अगर आप कहीं जा रहे हो तो आपको तो किसी भी मेथड से बोला जा सकता है, तो आपको तो तीनों मेथड आने चाहिए ना। 57 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई करेंगे? क्योंकि हमने यहाँ पर एवरेज प्राइस निकाला है। एक क्वांटिटी हमारे पास 57 रुपीज एवरेज की आई थी और पुरानी क्वांटिटी 62 रुपीज की थी। अब जैसे आप सपोज आप अगर एक लोकल शॉपकीपर की बात करें तो उसके पास पहले से कुछ सामान था, वो सेम सामान डिफरेंट रेट पे ले आया, तब उसका एवरेज प्राइस निकालेगा ना कि अब मेरे पास टोटल इतनी क्वांटिटी इस एवरेज प्राइस की है, मैं इतने पे उसको बेच सकता हूँ। पहले उसने खरीदा था 100 रुपए का सामान, 100 रुपए किलो का, अब उसने बाद में खरीदा 50 रुपए किलो का सामान, तो अब ये सोचेगा ना मेरे पास 75 रुपए का एवरेज का सामान है, तो मैं 80 पे भी बेचूंगा तो मुझे नुकसान नहीं रहेगा, मुझे प्रॉफिट ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पर आपका 26 मार्च को 500 क्वांटिटी इशू कर दी, अब बैलेंस आपका बचा 500 क्वांटिटी ऑफ दिस मच अमाउंट। 26 मार्च के बाद फिर आपको दिया हुआ है 20th मई 2008। यहाँ पर आपको परचेज दी हुई है 900 kg, तो 900 kg ऑफ ₹65 मल्टीप्लाई करेंगे तो 58,500। ठीक है, 58,500 इशू यहाँ पर ब्लैंक है। अब क्योंकि यहाँ डिफरेंट रेट का मटेरियल हमने यहाँ पे खरीदा है स्टॉक, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? दोबारा से एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा। एवरेज प्राइस आपको कब निकालना है? जब भी आप नया स्टॉक रिसीव करोगे उसी टाइम पर आपको जो है एवरेज प्राइस निकालना होगा। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि हमें एवरेज प्राइस कब कैलकुलेट करना है? जब भी हम नया स्टॉक रिसीव कर रहे हैं उसी टाइम हमें एवरेज प्राइस निकालना है। तो यहाँ पर अब आपकी टोटल क्वांटिटी कितनी हुई? 500 आपके पास पुरानी थी, 900 आपने नई खरीद दी, तो टोटल क्वांटिटी हो गई 1400। और अमाउंट टोटल करेंगे 58,500 और 29,500, इन दोनों का टोटल करेंगे तो हमारा कितना आएगा? 88,000। क्योंकि एवरेज प्राइस निकालना है तो फिर दोबारा से करेंगे टोटल क्वांटिटी और टोटल अमाउंट, तो हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? टोटल अमाउंट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी। ठीक है, पहले तो क्वांटिटी टोटल की, फिर हमने अमाउंट टोटल किया, अब हम यहाँ से इन दोनों को डिवाइड करके निकाल देंगे एवरेज प्राइस। तो एवरेज प्राइस यहाँ पर कितना आएगा? 62.86। आपको जो लेना है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लेना है। अगर आपके ज्यादा डेसिमल प्लेसेस आ रहे हैं आप इग्नोर करोगे, आपको अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस लेनी है। ठीक है, तो 2 डेसिमल प्लेसेस पर 62.86 की एवरेज प्राइस का आपका है, ये यहाँ पर खत्म। लास्ट अब आपका है 26 जून। 26 जून में आपको रिटर्न दिया था, तो रिटर्न मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि रिटर्न कौन सा करते हैं? 63 नहीं लेना बेटा, अगर डेसिमल्स में आ रहा है तो आप डेसिमल्स में ही लो, उसको राउंड ऑफ नहीं करोगे। यस, हमें एवरेज प्राइस जब भी कैलकुलेट करना है जब हम परचेज करेंगे, क्योंकि जब हम नया मटेरियल परचेज करेंगे वो डिफरेंट रेट पर आएगा, तो हमें उसी टाइम पर एवरेज प्राइस कैलकुलेट करना है। अब जब हमें लास्ट एंट्री हमें दी हुई है रिटर्न करना है, तो रिटर्न कौन सा स्टॉक होगा? जो लास्ट में हमने परचेज किया, तो इसकी सेम वैसे ही एंट्री करेंगे जैसे पहले करी थी। 600 क्वांटिटी रिटर्न करनी है, तो इट विल बी लाइक -600, रेट 65, तो -39,000। यही था ना?
हमें यहाँ पर लास्ट में बोला था कि हमने रिटर्न की है 600 क्वांटिटीज। नहीं, राउंड ऑफ नहीं करना है बेटा, राउंड ऑफ करने से आपकी स्टॉक की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। जो क्लोजिंग स्टॉक है दैट वैल्यू विल डिफर। ठीक है, पीरियोडिक आई विल डू, पेशेंस, हैव पेशेंस। यस, गुड। -600। अब हमारा क्या बचा? इशू तो यहाँ पर कुछ है नहीं। जब हमने रिटर्न कर दिया तो हमारी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई। जो हमारे पास 1400 क्वांटिटी थी, अब हमारे पास कितनी है? 1400 में से 600 चली गई, 800। बैलेंस क्वांटिटी कितनी बची? वी वर हैविंग 1400, जिसमें से 600 हमने रिटर्न कर दिया, तो हमारे पास बैलेंस क्वांटिटी बची 800। और अमाउंट 88,000 अमाउंट का था, इसमें से 39,000 वैल्यू का हमने माइनस कर दिया। तो व्हाट वी विल डू, 88,000 माइनस 39,000, तो हमारा बैलेंस बचा 49,000। ठीक है, जब भी आपके रिसीप्ट कॉलम में कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, आपको हमेशा यहाँ पर नया एवरेज प्राइस निकालना है। 62.86 आएगा बेटा, उसको आप डिवाइड करोगे तो इट विल बी इन डेसिमल। रिटर्न तो आपने जो लास्ट परचेज किया, लास्ट परचेज को आप रिटर्न कर रहे हो। इशू आप एवरेज प्राइस पर करोगे। ठीक है, अगर हमें यहाँ पर इशू दिया हुआ होता तो हम इशू 62.86 पर करते, पर ये तो हम परचेज रिटर्न कर रहे हैं कि जो हमने परचेज किया था वी आर रिटर्निंग इट बैक। तो जिस रेट पर हमने परचेज किया था उसी रेट पर ही हम रिटर्न करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आया 49,000 और इसका यहाँ पर एवरेज प्राइस निकाल लेंगे अगेन। सो एवरेज प्राइस हियर विल बी 61.25। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया। सो वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें निकालना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 49,000। लास्ट डेट पर आपने जो भी बैलेंस अमाउंट निकाला, लास्ट डेट पर आपने जो भी बैलेंस अमाउंट निकाला है वही आपका वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इस केस में हमारा जो वैल्यू आई है वो 49,000 आई। क्या चीज पूछ रहे हो आर्य? राइट इट क्लियरली। एंडिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है बेटा। एंडिंग इन्वेंट्री जो क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है कि जिस आपको दिया हुआ होगा ना कि जून एंड में, जून एंड पर आपकी कितनी क्वांटिटी है। तो मेरा 26 जून तक मुझे ट्रांजेक्शन दी हुई है, तो 30 जून तक मतलब इसमें कुछ नहीं है। तो अब मुझसे अगर पूछ रहे 30 जून को मेरा क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या है, तो जो बैलेंस है मेरा, दिस इज माई क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है, जो बैलेंस अमाउंट है वही मेरी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। इशू रेट जो आपको अगर क्वेश्चन में मेंशन होता है वो एक्चुअली जो होता है आपका सेलिंग प्राइस होता है। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमारा कभी भी स्टॉक लेजर में नहीं आता। स्टोर लेजर हमेशा आपका कॉस्ट प्राइस पर बनता है। इशू जो हमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ होता है, कई बार हमसे पूछते हैं ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए बोलते हैं क्वेश्चन में, जब हमारा वो यूज होता है उसमें हम सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करते हैं, देन वी गेट दी ग्रॉस प्रॉफिट। ओके ओके। अगर हमें यहाँ पर निकालना है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो आई थिंक सबको याद है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं। वी विल ऐड द इशू कॉलम। जो हमारा इशू कॉलम का अमाउंट वाला है, अमाउंट को हम ऐड कर देते हैं, वी गेट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आई एम राइटिंग हियर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इक्वल टू टोटल ऑफ issue amount column. Cost of goods sold is equal to total of issue amount column. issue वाले का amount column को आप add कर दोगे, you will get cost of goods sold 61.25। आपने 88,000 में से 39,000 जो रिटर्न किया था वो माइनस कर दिया, you got 49,000। 1400 क्वांटिटी में से जो 600 क्वांटिटी रिटर्न की थी वो माइनस कर दी, you got 800। Now divide these two.
49,000 divided by 800. You will get 61.25. I have made myself clear. Cost of goods sold. I don't have link of your class. That must be on the SOL website. You will get from there. Closing stock is 49,000. Yes, 88,500 is the cost of goods sold. You will add up these two. We have issued 2 times. हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में सिर्फ 2 बार इशू किया है, तो उन दोनों का अमाउंट हम ऐड कर देंगे. That will be your cost of goods sold. तो cost of goods sold यहाँ पर निकालना है, तो 59,000 plus 29,500. This is 88,500. Should I write bigger? Bigger लिखूंगी तो बेटा अकाउंट्स का क्वेश्चन है ना, पूरा आएगा नहीं. नहीं, आपको कोई असाइनमेंट नहीं करना होता बेटा. आ रहा है मेरे पास. आई एम रिसीविंग एवरी मैसेज. लास्ट एंट्री इज कि उन्होंने बोला था कि दे हैव रिटर्न टू दी सप्लायर. तो उन्होंने सप्लायर से पहले गुड्स रिसीव किए थे जिसको वो रिटर्न कर रहे हैं. दैट कैन बी एनी रीजन. तो जब वो रिटर्न करते हैं तो आप परचेज में से परचेज रिटर्न जैसे माइनस करते हो ना, तो इसी तरह हम यही रिसीप्ट में से ही इसको माइनस करके दिखा रहे हैं रिटर्न को, कि हमने ये क्वांटिटी सारी रिसीव की थी, इसमें हम ये माइनस कर रहे हैं. तो हम कौन सा जनरली स्टॉक वापस करते हैं? जो हमने लास्ट खरीदा है. तो लास्ट में हमने 900 वाला स्टॉक खरीदा है, तो हमने इसी रेट का हमने माइनस इसमें रिटर्न कर दिया. माइनस दिखा रहे हैं मतलब वी हैव रिटर्न. तो जब आपको रिटर्न करना है तो रिटर्न करने के बाद आपकी क्वांटिटी रिड्यूस हो जाएगी. इफ यू हैव रिटर्न समथिंग, आपने 600 गुड्स रिटर्न कर दिए तो आपकी क्वांटिटी रिड्यूस हो गई ना. जो 1400 की क्वांटिटी आपके पास थी, 14 में से 600 आपने वापस कर दिया तो आपके पास 800 ही बचा. 88,000 वैल्यू के गुड्स थे, उसमें से 39,000 की वैल्यू के गुड्स वापस कर दिए, तो यू हैव नाउ 49,000 वैल्यू गुड. So you will find the average price again. This is how you have done it. Okay, let's move on to the next question. ये ले लो बेटा स्क्रीनशॉट. 49,000, 88,000 जो आपका लास्ट क्लोजिंग बैलेंस था, उसमें से आपने जो रिटर्न किया 39,000, that you have to deduct. You will get 49,000. नहीं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको तभी निकालना है जब आपको क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला जाएगा कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालो. इफ नथिंग इज मेंशन्ड, यू नीड ओनली टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. दिस इज इन्वेंट्री सिस्टम बेटा. आई एम टेकिंग नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस क्वेश्चन. बेटा मैंने एक लिंक पब्लिश किया है, वो टेलीग्राम ग्रुप का है. बच्चों ने टेलीग्राम ग्रुप लिंक बनाया है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हो. I am showing you the question that I am going to do next. ठीक है, I am sharing screen. You have to take screenshot of that. So there is much more I am showing you. Next question that you are supposed to do, I am sharing. Yes, please take screenshot of this. Please take screenshot of this question. Screenshot. Now I'll stop sharing my screen. देखते हैं. परचेज से माइनस करेंगे रिटर्न हमेशा. गिव मी अ सेकेंड, लेट मी टेक आउट दैट क्वेश्चन. एक मिनट बेटा. Let me check the illustration.
तो इस क्वेश्चन को देखो, पढ़ो अब ध्यान से। इस क्वेश्चन में क्या बोला है आपको, द फॉलोइंग आर डिटेल्स ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ कन्हैया लिमिटेड। आपको कन्हैया लिमिटेड की रॉ मटेरियल की डिटेल दी हुई है। 1 मार्च को देयर इज ओपनिंग स्टॉक, देन ऑन 5 मार्च देयर इज लॉस बाय फायर। तो अगर फायर लग गई है, नुकसान हो गया, तो दिस इज लॉस ऑफ, दिस इज एबनॉर्मल लॉस। ठीक है, इसको हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं, क्योंकि आग लगने पर गुड्स का नुकसान हो जाता है, तो दैट इज नॉट एक्सपेक्टेड। फाइन। लैपटॉप में स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं, उसमें आपको ये विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन ये की एक साथ प्रेस करिए, विंडो प्रिंट स्क्रीन की। अब मैं क्वेश्चन समझा रही हूँ, प्लीज ध्यान से समझो। नेक्स्ट वाला, इसमें आपको 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक दिया है, 5 मार्च को आपको दिया है लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर इज अनएक्सपेक्टेड लॉस, जिसको हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको परचेजेस दिया है, नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, दिस इज एक्सपेक्टेड। तो लॉस का हमें कैसे करना है, सिर्फ आपको ये मुझे बेसिकली समझाना है। सो इसको जल्दी से करिए, बाकी आपका सेम है, तो इसको हम सिर्फ एक मेथड से करेंगे। ठीक है, वी आर टेकिंग एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड। स्टॉक लेजर वेटेड एवरेज मेथड। अनएक्सपेक्टेड लॉस, जिसको हम एबनॉर्मल लॉस बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको परचेजेस दिया है, नॉर्मल लॉस ऑफ स्टॉक, दिस इज एक्सपेक्टेड। तो लॉस का हमें कैसे करना है, सिर्फ आपको ये मुझे बेसिकली समझाना है। सो इसको जल्दी से करिए, बाकी आपका सेम है, तो इसको हम सिर्फ एक मेथड से करेंगे। ठीक है, वी आर टेकिंग एवरेज, वेटेड एवरेज मेथड। स्टॉक लेजर वेटेड एवरेज मेथड। receipt, issue, balance, quantity, rate, amount, quantity, rate, amount. I hope you all have made this performa. ठीक है, अब इसको शुरू करिए क्वेश्चन को। सबसे पहले आपको जिसमें दिया हुआ है, यू हैव गिवन ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया है 1 मार्च, तो इनके डेट कॉलम वी विल राइट 1 मार्च 2016 है। तो 1 मार्च 2016, इस टाइम ना तो हम कुछ रिसीव कर रहे हैं, 1 मार्च को वी आर नॉट रिसीविंग एनीथिंग, we are not issuing anything, so there is just a opening balance. Opening stock means there is opening balance. बेटा पब्लिश में देखो, in publish side you will get the link, both the link telegram as well as this class link. तो opening stock आपको दिया है 200 units, rate is 45, so amount is 9000. ठीक है, आपको यहाँ पर 1 मार्च को ओपनिंग स्टॉक दिया था, ओपनिंग स्टॉक मींस ओपनिंग बैलेंस। तो आपको ना तो रिसीट कुछ है ना इशू कुछ है, सीधा आप बैलेंस कॉलम में मेंशन कर दोगे 200 यूनिट्स। दिस इज एंड ऑफ 1 मार्च। ठीक है, देन देयर इज 5 मार्च, 5 मार्च 16, यहाँ पर आपको बोला है लॉस बाय फायर। तो लॉस बाय फायर से आपका क्या हुआ, आपका जो स्टॉक है कम हो गया, कि आपके पास एट प्रेजेंट आपके गोडाउन में 100 यूनिट्स रखी थी, तो उसमें से 100 यूनिट आपकी जल गई, खराब हो गई, तो आपके पास तो रिमेनिंग यूनिट कम हो गई ना। तो उस कॉलम में क्या करेंगे, जो हमारा लॉस होता है, नॉर्मल लॉस या एबनॉर्मल लॉस, उसको हम हमेशा इशू कॉलम में दिखाते हैं। वी ऑलवेज यूज टू शो इट इन द इशू कॉलम। जितनी भी यूनिट्स आपकी लॉस में जाएंगी वो आपकी इशू में जाएंगी, और वहां स्पेसिफिकली मेंशन करते हैं, क्योंकि इशू का क्या मतलब है कि हम सेल कर रहे हैं, बट यहाँ पर लॉस में हमारा सेल नहीं हो रहा, दिस इज लॉस। तो हम यहाँ पर क्या दिखाएंगे, क्वांटिटी है 100 एंड यू विल राइट लॉस बाय फायर। ठीक है, लॉस आपको भले ही नॉर्मल हो भले ही एबनॉर्मल हो, आपको इशू कॉलम में दिखाना है और लॉस को स्पेसिफिकली मेंशन करना है। ये वाला लॉस जो था, दिस इज लॉस बाय फायर, एबनॉर्मल लॉस, यू हैव राइट लॉस बाय फायर। तो आपका कौन सा लॉस हुआ है, जो आपके पास लास्ट स्टॉक अवेलेबल था, तो आपके पास सिर्फ यही वाला स्टॉक अवेलेबल है, तो इसकी वैल्यू कितनी थी, 45 रुपीज वैल्यू का था ये। तो टोटल अमाउंट इज
4500, तो 4500 रुपए का यहाँ पर नुकसान हो गया। 100 यूनिट्स यहाँ पर जल गई, ठीक है, 100 यूनिट्स जल गई। तो आपकी कौन सी यूनिट्स लॉस हुई है? जो आपका लास्ट, जो आपके पास यहाँ पे बैलेंस स्टॉक पड़ा हुआ है। तो आपके पास बचा कितना? 100 यूनिट्स, 4500, ठीक है। 9000 में से 4500 यूनिट का नुकसान हो गया, एबनॉर्मल लॉस। तो यहाँ पर हमने, हमारे पास बैलेंस बचा 100। दिस इज एबनॉर्मल लॉस इज जस्ट लाइक नॉर्मल इशू। जैसे नॉर्मल इशू आपका केस आप करते हो ना कि आपने गुड्स इशू कर दिए, तो जिस तरीके से उसकी एंट्री होती है, सेम वे आपकी एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होती है, ठीक है। 5 मार्च हमारा खत्म हो गया। फिर इसके बाद 10 मार्च को परचेजेस है। 10 मार्च परचेज कितनी की है? 200 यूनिट, 46.50। तो टोटल अमाउंट इज 9300। अब आपने 10 मार्च को परचेजेस हमें दिया हुआ है। एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल लॉस, दो टाइप के आपको लॉस मिलते हैं क्वेश्चन में। एबनॉर्मल लॉस बिल्कुल सेम हम वैसे ही करते हैं जैसे हम इशू, जब हम गुड्स करते हैं तो जो हमारी इशू की एंट्री होती है, सेम हमारी एबनॉर्मल लॉस की एंट्री होती है। इशू कॉलम में ही हम हमेशा, भले ही नॉर्मल लॉस आपका है, भले ही एबनॉर्मल लॉस है, उसको हम इशू कॉलम में दिखाएंगे, बट लॉस के केस में मेंशन करेंगे दिस इज लॉस। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है लॉस बाय फायर, क्योंकि ये हमारा लॉस बाय फायर था, तो मैंने यहाँ पे स्पेसिफिकली लिख दिया लॉस बाय फायर। कौन सा गुड्स हमारे लॉस्ट हुए हैं? जो हमारे पास अवेलेबल थे हमारे स्टॉक में। तो हमारे पास यूनिट्स अवेलेबल थी 200 यूनिट ऑफ ₹45। तो इन 200 यूनिट में से 100 यूनिट का नुकसान हो गया, रेट वही 45 आएगा। तो इनकी वैल्यू क्या हुई? 4500, ठीक है। इतनी वैल्यू के गुड्स का नुकसान हो गया, तो बैलेंस क्या बचा? 200 में से 100 यूनिट हमारी लॉस्ट होगी और 9000 में से 4500 के गुड्स हमारे चले गए, तो बैलेंस बचा 4500, ठीक है। नेक्स्ट अब आपको दिया हुआ है परचेजेस। परचेजेस अब आप लोगे तो यहाँ पर आपकी 200 यूनिट परचेज की है 46.5 रुपीज के हिसाब से, तो आपकी टोटल वैल्यू हुई 9300। तो अब हम जब भी यहाँ बैलेंस निकालेंगे तो हमारा मेथड कौन सा है? वेटेड एवरेज मेथड है। तो मतलब हमें नई परचेजेस आई है तो हमें यहाँ पर एवरेज प्राइस निकालना है। तो वी विल डू द सेम थिंग, वी विल एड अप द क्वांटिटी, वी विल एड अप द अमाउंट एंड देन फाइंड द एवरेज प्राइस। तो आपने क्वांटिटी ऐड की, आपकी क्वांटिटी हो गई 300, 100 पहले थी, 200 और ली आपने, और यहाँ पर आपका ऐड होके कितना आया? 13,800, ठीक है। 13,800 आपका टोटल अमाउंट आया और 300 आपकी क्वांटिटी आई। सो गुड, 46 इज द न्यू रेट, वेरी गुड। दिस इज एंड अप हियर, दिस इज ब्लैंक। Now on next date 15th March 2016 there is normal loss। तो मैंने बोला लॉस आपका भले ही एबनॉर्मल हो या नॉर्मल हो, आपको इशू कॉलम में दिखाना है। तो अब आपको नॉर्मल लॉस दिया है तो आपका रिसीप्ट साइड तो ब्लैंक रहेगा। आपकी नॉर्मल स्टॉक, नॉर्मल लॉस है 10 यूनिट्स, तो यहाँ पर आपने क्वांटिटी लिखी 10 और यहाँ लिखा नॉर्मल लॉस। ब्रैकेट में यू विल मेंशन दिस इज नॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस में अब देखो एक बार ये चीज समझो, एबनॉर्मल लॉस तो अनएक्सपेक्टेड होता है, तो हमने उसको सेम ट्रीट किया जैसे हम इशू करते हैं। बट नॉर्मल लॉस क्या है? नॉर्मल लॉस तो मान के चला जाता है कि जब हम कुछ मंगाएंगे, कुछ हम सेल करेंगे तो थोड़ा बहुत तो हमारा नुकसान होगा, ठीक है। तो उस नुकसान का क्या है? उस केस में हमारी क्वांटिटी तो कम होगी कि हमारे पास 300 यूनिट थी, 300 यूनिट में से 10 का नुकसान हो गया, क्वांटिटी तो कम होगी बट अमाउंट हमारा कम नहीं होगा। नॉर्मल लॉस का जो लॉस है दैट इज ऑलवेज बियर बाय द गुड यूनिट्स। आपको ये पता है ना कि जब भी हमारा नॉर्मल लॉस होता है तो नॉर्मल लॉस का जो नुकसान होता है, वर्किंग नोट्स इसमें लिखना कंपल्सरी नहीं है, ओके। तो जो भी हमारा नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल लॉस का नुकसान हमेशा जो गुड यूनिट्स लेफ्ट है उनके बीच में डिवाइड हो जाता है। मतलब नॉर्मल लॉस के केस में हमारे पास 46 है, 460 इज द अमाउंट ऑफ नॉर्मल लॉस, ठीक है। ये नॉर्मल लॉस का हमारा अमाउंट है।
तो जब हम बैलेंस निकालेंगे यूनिट विल बी रिड्यूस्ड, 300 यूनिट में से 10 यूनिट माइनस कर देंगे, इट विल बी रिड्यूस्ड बट द अमाउंट विल रिमेन सेम. There will be no change in amount in case of normal loss. Abnormal loss में तो हमने माइनस कर दिया था. Abnormal loss का जो अमाउंट था that we have reduced in case of abnormal loss. But normal loss के केस में क्वांटिटी तो रिड्यूस होगी बट अमाउंट रिड्यूस नहीं होगा. मतलब हम यहाँ पर 460 का लॉस दिखा रहे हैं, तो दिस 460 will not be deducted from the amount. Only number of units will be deducted and we will find out the new average price. This is how we do it. तो इसका जो नया एवरेज प्राइस आएगा 47.59. अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस आपको लेना है. हाँ 45 नहीं, जो नया एवरेज प्राइस आया है ना बेटा, अब जब आपका नॉर्मल लॉस हुआ उससे पहले आपके बैलेंस में आप देखोगे ना आपका एवरेज प्राइस कितना है 46. तो उसी 46 वैल्यू के गुड्स आप मानोगे ना कि उनका नुकसान हुआ. दिस इज रूल. नॉर्मल लॉस एक्सपेक्टेड लॉस होता है कि जब हम काम करेंगे तो थोड़ा बहुत नुकसान तो होगा, तो वो जो थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड लॉस होता है वो कभी भी हमारा रिड्यूस नहीं होता. दैट विल डिवाइड अमंग द गुड यूनिट्स. वो हमेशा गुड यूनिट्स में डिवाइड हो जाता है, इसलिए वो जो लॉस है वो लॉस कंसिडर नहीं माना जाएगा. तो अमाउंट हमारा सेम रहेगा, क्वांटिटी हमारी कम हो जाएगी. दीज आर द गुड यूनिट्स. तो ये जो लॉस है दिस विल बी, ये जो 460 है इसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एवरेज प्राइस इंक्रीज हो गया. मतलब वो वाला अमाउंट हमारी गुड यूनिट्स में डिवाइड हो गया. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन इज सेम. नॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस आपका हो गया. फिर आपको दिया हुआ है 20th मार्च 16. इसमें आपको इशू दिया है. इशू कितना दिया है आपने, 40 यूनिट्स यू हैव इशूड. तो 40 यूनिट्स इशू की एवरेज प्राइस इज 47.59. जो भी लास्ट प्राइस होगा 58 या 59 जो भी आप ले सकते हो. 15th मार्च को बेटा यहाँ पर आपको एबनॉर्मल लॉस नॉर्मल लॉस दिया है. मार्च को आपको नॉर्मल लॉस दिया है. और नॉर्मल लॉस में क्या होता है, नॉर्मल लॉस में हमारे अमाउंट पे कोई चेंज नहीं आता. हमारी क्वांटिटी रिड्यूस होगी बट अमाउंट चेंज नहीं होगा. अमाउंट विल रिमेन सेम. एबनॉर्मल लॉस में हमारी क्वांटिटी भी रिड्यूस होती है, हमारा अमाउंट भी रिड्यूस होता है. बट नॉर्मल केस में सिर्फ क्वांटिटी रिड्यूस होगी, अमाउंट रिड्यूस नहीं होता है. तो उस केस में हम एवरेज प्राइस नया निकाल लेते हैं. उस केस में हमारा एवरेज प्राइस इंक्रीज हो जाएगा क्योंकि नंबर ऑफ यूनिट्स हमारी रिड्यूस हो जाएंगी बट अमाउंट सेम रहेगा. देन वी फाइंड आउट एवरेज प्राइस अगेन. तो हमारा नया एवरेज प्राइस आया 47.59. तो अब आपको नेक्स्ट आपको इशू दिया हुआ है, 40 यूनिट्स आपने इशू की है. 47.59 आपका लास्ट एवरेज प्राइस है इस पर. तो दिस इज 1903. बैलेंस क्या बचा 250 यूनिट्स. अमाउंट आपका हुआ 11,897. 47.59. बेटा ये डेसिमल्स की वजह से हो सकता है थोड़ा बहुत कम, कुछ कम ज्यादा हो तो वो आप देख लेना, ठीक है. 20th मार्च के बाद नेक्स्ट आपको दिया हुआ है 25th मार्च. 25th मार्च को देयर इज परचेजेस 150 यूनिट्स. 48 के हिसाब से परचेज किया तो ये हुआ 7200. ठीक है, तो इशू यहाँ पर कुछ नहीं है. अब क्योंकि नई परचेजेस है तो दोबारा से हमें नया एवरेज प्राइस निकालना पड़ेगा. इनको ऐड कर देंगे क्वांटिटी को. 250 प्लस 450 तो टोटल क्वांटिटी हो गई 400. अमाउंट ऐड करेंगे 11,897 प्लस 7,200 19,097. तो नया एवरेज प्राइस जो आएगा 47.74. अब लास्ट आपको फिर दिया हुआ है इशू. दिस इज ऑन 30th मार्च 16. परचेज कुछ नहीं है, 100 इशू किया 47.74 के हिसाब से. दिस इज 4774. बैलेंस बची 300 यूनिट. अमाउंट कितना बचा हमारा 14,323. This is your value of closing stock.
question you need to 47.59. I have divided this 13,800 by 290. Total amount divided by total quantity. If we will divide it, we will get the average price. Yes, ये वैसे ही निकाला. ठीक है. I am showing question once again जिनके पास नहीं था. बेटा ये क्वेश्चन है, जिनके पास नहीं था वो प्लीज स्क्रीनशॉट अभी ले लो. ये क्वेश्चन मैंने अभी कराया आपको. एबनॉर्मल लॉस, नॉर्मल लॉस में सिर्फ फर्क क्या है? एबनॉर्मल लॉस में हमारी क्वांटिटी भी रिड्यूस होती है और टोटल अमाउंट भी रिड्यूस होता है. नॉर्मल लॉस के केस में क्वांटिटी रिड्यूस होगी बट अमाउंट रिड्यूस नहीं होगा. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन द टू. In abnormal loss, quantity and amount both will be reduced by the loss. But in case of normal loss, only quantity will be reduced, but amount will not be reduced. Amount will remain same. Fine. Okay, let's get back to the. I hope यहाँ तक clear है सबको. पीरियोडिक मेथड मुझे समझाना कि अगर आपका पीरियोडिक मेथड आता है तो उस केस में आप क्या करोगे. I hope you all have done it. चलिए एक नया क्वेश्चन अब मैं शो कर रही हूँ आपको. I am sharing one more question to you. Yeah, please take screenshot of this. ये क्वेश्चन जो है हमें स्पेसिफिकली वेटेड एवरेज पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम से करने के लिए बोला गया. ठीक है. अभी तक जो हमने ये क्वेश्चन किए थे ये हमारे कौन से थे? ये हमारा परपीचुअल इन्वेंटरी सिस्टम था. मैंने आपको बताया था आपको दो टाइप के पढ़ना है. देयर आर टू टाइप्स ऑफ इन्वेंटरी सिस्टम, परपीचुअल एंड पीरियोडिक. तो आपको जो मैक्सिमम टाइम क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो जैसा हम ये कर रहे हैं परपीचुअल वाला, ये पूरा फॉर्मेट बना के इसी टाइप का क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है. बट यू शुड ऑल्सो नो कि अगर पीरियोडिक है तो पीरियोडिक के हिसाब से हमें कैलकुलेट करना है. तो क्या है पीरियोडिक? मैंने आपको क्या बताया था कि इसमें जो है डेट वाइज एंट्री नहीं होती है कि आपको 2 जनवरी दिया है, 26 जनवरी दिया है तो इसकी डेट वाइज एंट्री नहीं होगी. यहाँ पर फर्स्ट जनवरी को स्टॉक टेकिंग हुआ, उसके बाद सीधा 31 दिसंबर को स्टॉक टेकिंग होगा. इन बिटवीन जो है वो स्टॉक टेकिंग नहीं करते. ठीक है. आई होप यू ऑल हैव टेकन दिस स्क्रीनशॉट. हाँ बेटा ये हो सकता है, मैंने बोला था मेरा थोड़ा सा डिफरेंट आ सकता है बिकॉज ऑफ द डेसिमल्स आई हैव टेकन. बेटा इसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए नहीं आएगा. चलिए ले लिया आपने, स्क्रीनशॉट लिया ये वाला जो मैंने अभी कराया. यस, वेटेड एवरेज इज इजी. इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता ना. इशू के टाइम पर सीधा सीधा आप इशू कर देते हो. दिस इज द ओनली डिफरेंस. लॉसेस विल नॉट कम. Cost of goods sold will not come in case of loss question because there is controversy. चलिए let's start with the next question that I have taken. Aryan, please, I have told you, please. पंद्रह मार्च में नॉर्मल लॉस है एंड आई हैव टोल्ड यू 2-3 टाइम्स कि बेटा नॉर्मल लॉस में वो एक्सपेक्टेड लॉस होता है. अनएक्सपेक्टेड लॉस के केस में आपका अमाउंट रिड्यूस होगा. जो हमारा एक्सपेक्टेड लॉस है नॉर्मल लॉस, उस केस में आपका अमाउंट रिड्यूस नहीं होता है. आपका टोटल अमाउंट सेम रहता है
जो आपकी गुड यूनिट्स में डिवाइड हो जाएगा। जो मतलब इसका मतलब ये है कि आपका जो लॉस है वो आप मान के चलते हो इतना लॉस तो होगा, तो यू विल नॉट टेक इट एज अ लॉस। तो आपका टोटल अमाउंट रिड्यूस नहीं होगा, क्वांटिटी तो आपकी कम हो जाएगी बट अमाउंट रिड्यूस नहीं होगा। नहीं, थोड़ा बहुत डेसिमल की वजह से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो इट विल बी फाइन, बट यू हैव टू टेक डेसिमल्स। आप डेसिमल्स को इग्नोर नहीं कर सकते। क्लोजिंग स्टॉक निकालेंगे ना, जो लास्ट हमारी वैल्यू आई थी 14,000 समथिंग, दिस विल बी योर क्लोजिंग स्टॉक। बेटा मैं डेली नहीं ले सकती हूँ क्लास ना। चलिए अब आपको जो मैंने क्वेश्चन दिखाया है इसको हम करेंगे। क्वेश्चन है, अ कंपनी स्टार्टेड ऑन 1st January 2021 परचेज रॉ मटेरियल ड्यूरिंग 2020 एज स्टेटेड बिलो। ठीक है, तो कंपनी ने जो रॉ मटेरियल खरीदा था उसकी आपको डिटेल दी हुई है, अलग अलग डेट्स पर इन्होंने अलग अलग क्वांटिटी खरीदी हुई है। While preparing its final accounts on 31st December, the company had 1300 kg of raw material in its godown. तो 31st दिसंबर को कंपनी के पास गोडाउन में कितना स्टॉक अवेलेबल है? 1300 kg। तो यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स अकॉर्डिंग टू ऑल दी थ्री मेथड्स। तो यहाँ पर आपको पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम बोला गया है, आपको पीरियोडिक के हिसाब से निकालना है। ठीक है, तो इसको पहले हम ही निकालेंगे। एक सेकेंड। So we will start with टोटल परचेजेस। यहाँ पर हम पहले निकालेंगे टोटल परचेजेस कितनी है। हमें अलग अलग डेट पर दिया हुआ है तो हम निकाल रहे हैं टोटल परचेजेस कितनी आएगी। टोटल परचेजेस कैसे निकलेगी? टोटल क्वांटिटी परचेज्ड, टोटल परचेजेस इन क्वांटिटी। तो ये जो आपको अलग अलग डेट पर परचेजेस दी हुई है, यू विल एड अप ऑल दीज, मतलब 800 प्लस 1200 plus 2500 plus 3000 plus 1500 plus 1000। पूरे साल में अलग अलग डेट्स पर इन्होंने ये क्वांटिटी परचेज की है, तो हमने टोटल क्वांटिटी, टोटल परचेजेस हम निकाल रहे हैं। तो टोटल परचेजेस कितनी हुई हमारी? 10,000 kg। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर फ्रॉम 1st January to 31st January टोटल परचेजेस आर 10,000 kg। क्लोजिंग स्टॉक आपको बताया है कि 31st दिसंबर को कंपनी के गोडाउन में 1300 kg रॉ मटेरियल अवेलेबल था, तो दिस इज योर क्लोजिंग स्टॉक 1300 kg। तो यहां से हमारे क्या आएगा? टोटल सेल्स। टोटल सेल कितनी आएगी? टोटल परचेजेस में से क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर देंगे तो रेस्ट ऑफ द यूनिट्स आर योर सेल्स। तो सेल्स हमारी कितनी आई? 8700 kg। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन यू हैव कैलकुलेटेड कि इस कंपनी ने पूरे साल में 10,000 kg रॉ मटेरियल खरीदा था, जिसमें से 1300 kg इनके गोडाउन में है जो आपका क्लोजिंग स्टॉक है। तो आपकी जो सेल्स आ गई आपकी कितनी? 8700 kg। दिस इज द बेसिक इंफॉर्मेशन। अब हम शुरू करेंगे। अब हमें दो चीजें निकालनी है, एक निकालना है वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक और एक हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये क्वेश्चन बेटा पीरियोडिक वाले से करा रही हूं मैं, ठीक है? Okay, I'm stop sharing screens. I hope this is fine now. I hadn't realized. Okay, I had not seen your messages earlier. I hope this is fine now. My God, too much messages for. जो हमें लेना है फीफो मेथड लेना है। फीफो मेथड के हिसाब से हमें क्या निकालना है? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक।
ठीक है, अकॉर्डिंग टू फीफो मेथड वी हैव टू कैलकुलेट वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हमारे पास क्वांटिटी क्या है इसकी 1300 kg। हमारे पास जो क्वांटिटी है क्लोजिंग स्टॉक की 1300 kg है। फीफो मेथड का क्या मतलब होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो यूनिट्स पहले आई थी वो यूनिट्स पहले बेच दी होंगी। तो अगर हमारे पास 1300 kg बचा हुआ है तो वो कौन सा बचा हुआ है, बिल्कुल लास्ट वाला जो बचा हुआ है, क्योंकि ये मान के चलेंगे पहला वाला तो सारा बेच दिया। तो क्वेश्चन में देखो सबसे नीचे से शुरू करेंगे, क्योंकि स्टॉक लेफ्ट कौन सा होगा, लास्ट वाला स्टॉक लेफ्ट होगा। तो सबसे पहले 29 नवंबर को 1000 kg अवेलेबल है, किस रेट पर, 65 में। तो टोटल 1300 यूनिट चाहिए। 1300 यूनिट में से 1000 तो ये वाली रेट की है, और बाकी 300 यूनिट कौन सी है, इसके ऊपर वाला। इसके ऊपर वाला कौन सा है, जो 60 रुपीज दिस पर। ये पीरियोडिक में हम करते हैं। पीरियोडिक में हमें ये नहीं देखना कि किसका किस वैल्यू का गया किसका नहीं गया, सीधा डायरेक्ट हम यहाँ पर कैलकुलेशन करते हैं। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, मतलब ऊपर वाला सारा स्टॉक सेल ऑफ हो गया। तो हमें देखना है कि हमें टोटल 1300 की क्वांटिटी चाहिए। ठीक है, तो वो कहाँ से आएगी, सबसे नीचे से शुरू करेंगे। सबसे नीचे आपको दिया हुआ है 1000 क्वांटिटी, 1000 kg ऑफ 65 ईच। तो मतलब ये तो पूरा अवेलेबल हो गई, क्योंकि 1300 चाहिए। 13 में तो 1000 यही वाला होगा। बाकी 300 कौन सा होगा, जो इसके इमीडिएट ऊपर वाला है, वो हमारा नेक्स्ट वाला इसमें अवेलेबल होगा। तो इसके हिसाब से हमारी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 65,000 और ये आएगी 18,000। तो टोटल हमारी हो गई 83,000। तो एज पर फीफो मेथड, ठीक है, एज पर फीफो मेथड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इज 1000। यहाँ पर आपको आई एम रिपीटिंग वंस अगेन, दिस इज द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम। परपीचुअल में क्या था, हम डेट वाइज एंट्री कर रहे थे, बट पीरियोडिक में क्या है, डेट वाइज एंट्री नहीं होती। यहाँ पर सीधा एंड में जब आप बुक्स, आपकी फाइनल अकाउंट्स आप बना रहे होते हो, उस टाइम स्टॉक टेकिंग करते हैं, काउंट करते हैं, और फिर उसके हिसाब से निकालते हैं। इसमें कोई फॉर्मेट नहीं बनाना, इसको सीधा सीधा करना है। तो इसमें आपसे बोला था कि आपके पास 1300 जो है वो आपके स्टॉक में पड़ी हुई है। 31 दिसंबर को यू हैव 1300 kg इन योर स्टॉक। तो पीरियोडिक अगर हम फीफो मेथड ले रहे हैं, फीफो मेथड मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, उसके हिसाब से जो स्टॉक हमारा शुरू वाला था वो तो हम सारा बेच चुके हैं। फीफो मेथड में क्या माना जाता है, जो स्टॉक पहले आया वो पहले चला गया। तो अगर यहाँ पर 1300 की क्वांटिटी अवेलेबल है तो बिल्कुल लास्ट वाली क्वांटिटी अवेलेबल होगी ना, जो लेटेस्ट स्टॉक होगा वो हमारे पास अवेलेबल होगा। तो इस केस में क्या करेंगे, फीफो मेथड में सबसे नीचे से क्वांटिटी देखना शुरू करेंगे। हमें टोटल क्वांटिटी कितनी चाहिए, 1300। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में सबसे नीचे से इसमें शुरू करोगे। सबसे नीचे आपको दिया हुआ है 1000 kg, 1000 kg इज गिवन टू यू। तो 1300 में 1000 तो पूरी इंक्लूडेड है, तो 1300 में से एक तो ये वाली 1000 इंक्लूड हो रही होंगी, और बाकी 300 कौन सी, इसके ऊपर वाली। इसके ऊपर वाली जो भी क्वांटिटी है उसमें 300 आपकी वो वाली अवेलेबल होगी। तो वो मल्टीप्लाई किया तो आपके पास वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आई 83,000। समझने की कोशिश करो ना, यहाँ पर आपको 1300 की क्वांटिटी चाहिए। आपके पास यहाँ पर पहले आप निकालते हो कि आपकी टोटल क्वांटिटी क्लोजिंग स्टॉक की कितनी है। इन केस ऑफ पीरियोडिक सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड आउट व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। क्वांटिटी निकालने के बाद फीफो मेथड होता है, तो सबसे नीचे से हम निकालना शुरू करते हैं वो वाली क्वांटिटी। कि अगर हमारे पास सपोज क्वांटिटी 800 होती, तो 800 हमारी किस में से होती है, जो हमारा लास्ट वाला स्टॉक है 1000 का है, इस 1000 में से 800 हमारे पास बचा हुआ होता, दैट्स इट। बट यहाँ पर हमारी क्वांटिटी है 1300 की यूनिट, 1300 क्वांटिटी हमारे पास बची हुई है आखिर में। ठीक है, तो ये क्या होगा कि इसका मतलब जो हमारे पास 1300 किलो अवेलेबल है, एक तो इसमें 1000 वाला, तो ये पूरा स्टॉक बचा ही हुआ होगा। बाकी जो 300 कम पड़ रहा है वो इसके ऊपर वाला जो था वो बचा हुआ है। ठीक है, तो इसको हमने वैल्यू निकाल दी, 83,000 का हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू अवेलेबल है। और फिर हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स, जो यूनिट बेची है उनकी कॉस्ट क्या है। तो इन 1300 के अलावा बाकी सारी यूनिट्स बेच दी। इन 1300 के अलावा हम बाकी सारी यूनिट्स बेच चुके हैं ना, तो हमने बेचा क्या है, शुरू से करो। 800 इंटू 62,
1200 into 57, 2500 into 59, 3000 into 56, 1500